नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल समराइज में। आज बात करेंगे कल की उस बहुत शॉकिंग इंसिडेंट की जिसमें कतर ने, जो मिडल ईस्ट का देश है, भारत के साथ उसके दशकों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, उसी कतार ने हमारे 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को फांसी की सजा दे दी। आरोप क्या हैं ये बहुत स्पष्ट नहीं है। दोनों तरफ से लीगल कार्रवाई जो करीब 1 साल से ज़्यादा से चल रही है, उसमें ना कतर सरकार ने आरोप स्पष्ट किए हैं, ना भारत सरकार ने बताया, जो लगातार इस प्रक्रिया का हिस्सा रही है कि आरोप क्या हैं। लेकिन ये माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो बातें खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इन 8 अधिकारियों को कतर के खिलाफ और ख़ास तौर पे कतर के सबमरीन पनडुब्बी प्रोग्राम के खिलाफ इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब उसी मामले में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस ने इनको मौत की सजा दी है। इस मुद्दे में 3 बहुत बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये कि इतने अच्छे संबंधों के बावजूद ये मामला फांसी तक कैसे पहुंचा। भारत सरकार बीते 1 साल से क्या कर रही थी। दूसरा, अब इनकी रिहाई का क्या होगा। क्या ये कुलभूषण जाधव की तरह जेल में ही सड़ते रहेंगे अगर फांसी से बच भी गए, या इनको बाइज्जत देश वापस लाया जाएगा। बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं इनमें से, और एक ऑफिसर जो पूर्णेंदु तिवारी जी हैं, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, उनको तो बाकायदा भारतीय प्रवासी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर इस आरोप में जरा भी सच्चाई है कि इजराइल ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को ही नहीं, 8 पूर्व अधिकारियों को एक साथ अपने लिए जासूसी करने के लिए तोड़ लिया, तो ये भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए, इन भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए कितना खतरनाक है। आइए इन तीनों बातों को समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और साझा। भारत सरकार ने इस सजा पे गहरी हैरानी जताई, डीपली शॉक्ड, और कहा कि हम हर संभव कानूनी संभावना पे विचार कर रहे हैं, हम हर संभव कानूनी बात करेंगे। असल में भारत सरकार का ये हैरानी जताना खुद ही बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि भारत सरकार को ये मामला 30 अगस्त 2022 को उनकी गिरफ्तारी के बाद से ना सही मिड सितंबर में जब कतार ने भारतीय एम्बेसी को इन गिरफ्तारियों के बारे में बताया था, तब से ही पता है। भारत को उसके बाद से ही अपने इन नागरिकों के लिए काउंसुलर एक्सेस भी मिली हुई है और वो इस मुकदमे में भागीदार थे। खैर, ये मामला पूरा था क्या। इस मामले में अभी तक, जैसा कि मैंने शुरू किया, आरोप क्या है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। कतर और भारत सरकार दोनों ही इस मामले में टाइट लिप्ड हैं, चुप हैं। यहाँ तक कि नौसैनिकों के परिवार को भी ये जानकारी नहीं है। परिवारों ने बताया कि उनके वकील भी कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि जितनी बातें खुल के आई हैं, ये इजराइल के लिए जासूसी का मामला है कतर के सबमरीन प्रोग्राम के खिलाफ। ये जो अधिकारी हैं, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सुभाष वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर राजेश, ये सभी अधिकारी एक कंपनी के लिए काम करते थे जो कतरी एमिरी नेवल फोर्स है, जो कतर की नौसेना है, उसको लॉजिस्टिकल सर्विसेज देते थे, उसको ट्रेनिंग देते थे, उसको मेंटेनेंस में हेल्प करते थे। और इस कंपनी का नाम था देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये जो देहरा ग्लोबल है, उसके मालिक थे खमीस अल अजमी, मालिक हैं खमीस अल अजमी। ओमानी नागरिक हैं, ओमान के सिटीजन हैं, ओमान रॉयल एयर फोर्स के पायलट रहे हैं और रिटायर होने के बाद उन्होंने ये कंपनी बनाई। खमीस अल अजमी को भी इन अधिकारियों के साथ ही 30 अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया था, बावजूद उसके कि बाद में उनको छोड़ दिया गया। अभी उस पर आते हैं। इस कंपनी की जो पुरानी वेबसाइट थी उसमें साफ लिखा था कि कंपनी कतरी नेवल फोर्स को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस की सेवाएं देती है। लेकिन अब जो नई वेबसाइट है, पुरानी वेबसाइट गायब हो गई है, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं। पूर्णेंदु तिवारी जी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बाकी लोग कंपनी में अलग अलग पदों पर कार्यरत थे। इन्हीं हालात में कतर के स्टेट सीक्रेट ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को, 30 अगस्त 2022 को कंपनी मालिक, मैनेजिंग डायरेक्टर पूर्णेंदु तिवारी सहित कमांडर पूर्णेंदु तिवारी रिटायर्ड सहित 8 हमारे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया। तब से उन्हें पहले काल कोठरी में रखा, अकेली कैद में रखा। इंटरनेशनल जो कोवेनेंट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून हैं, उनको धता बताते हुए भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी 2-3 हफ्ते के बाद दी।
जबकि अरेस्ट होने के साथ ही तुरंत दी जानी चाहिए थी। इन अधिकारियों को पहली बार अपने परिजनों से बात करने का मौका दिया गया बहुत बाद में, सितंबर एंड में 30 सितंबर 2022 को, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए 1 मिनट 2 मिनट की बातचीत करवाई गई। तब से ये सभी पूर्व नौसेना अधिकारी काल कोठरी में। बावजूद इसके कि इनके साथ जो मालिक गिरफ्तार किए गए थे, इनकी कंपनी के मालिक जो थे खमीस अल अदमी, उनको पिछले साल नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया बिना किसी चार्ज के, जिसके बाद ये उम्मीद बनी थी कि हमारे अधिकारियों की भी रिहाई हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत सरकार को इस बात की जानकारी मिड सितंबर 2022 से थी। 2022 के सितंबर से ही भारत सरकार को इन गिरफ्तारियों की पता थी। भारत सरकार लगातार कह रही थी कि वो कतर के संपर्क में है। भारत सरकार के नहीं, विपक्ष के नेता भी इन अधिकारियों की रिहाई का मामला उठा रहे थे, इनके परिवार के सदस्य भी इन रिहाइयों का मामला उठा रहे थे। कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी, उन्होंने राज्यसभा में इस मुद्दे को दिसंबर 2022 में ही उठाया था और पूछा था कि हमारे नौसैनिक अधिकारी रिटायर्ड कब तक वापस आएंगे। अभी अगस्त 2023 में 2-3 महीने पहले ही AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने संसद में, लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था और पूछा था कि हमारे जो नौसेना अधिकारी हैं वो कब तक आएंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने पिछले साल दिसंबर में ही कहा था कि भारत सरकार इस मामले में लगातार कतर सरकार के संपर्क में है और इन गिरफ्तार अधिकारियों की जो रिहाई है वो हमारी भी प्राथमिकता है। सवाल उठता है कि फिर इन हालात में जब हमको पता था, भारत सरकार को पता था, वो लगातार इंटरवीन कर रही थी, सब कुछ था, तो हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे कि कतर की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस ने हमारे 8 नौसेना अधिकारियों को सीधे सीधे फांसी की सजा दी। आप याद करें कि कतार से हमारे दशकों के बहुत अच्छे संबंध, और ये संबंध पिछली जो यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सरकार, उसके बाद और भी बहुत प्रगाढ़ हुए थे। 2008 नवंबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यात्रा की थी कतर की, और तब कतर और भारत ने एक डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया था 10 साल का, कि हम सैन्य और सामरिक सहयोग भी करेंगे। उस संधि को अभी 2018 में फिर से रिन्यू किया गया है। कतर भारत के आर्थिक संबंध भी बहुत मजबूत हैं। हम दोनों देशों के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है, जो द्विपक्षीय व्यवहार है, वो 15 बिलियन US डॉलर के ऊपर है, 15 बिलियन US डॉलर के ऊपर है। भारत के जितने इंपोर्ट हैं, कतर उनका तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। कतर हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उसका 3rd बिगेस्ट इंपोर्टर है, और कतर हमारे लिए 4th बिगेस्ट इंपोर्टर है। सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स ऑयल एंड गैस ही एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो करता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी 2016 में कतर का दौरा कर चुके हैं। सुषमा स्वराज जी पहली देश की विदेश मंत्री थी, उसके पहले प्रधानमंत्री वगैरह गए थे, लेकिन विदेश मंत्री लेवल पे, मतलब सेंट्रल लेवल से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करके ऑफिशियल काउंटर पार्ट लेवल पे बातचीत वो और आगे बढ़ी मानी जाती है। वो हमारी पहली विदेश मंत्री थी जिन्होंने कतर का दौरा किया था। हमारे वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, वे 3 बार कतर का दौरा कर चुके हैं। कतर की कुल आबादी 26 लाख, 26 लाख 2.6 मिलियन, उसमें 8 लाख से ज़्यादा इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, भारतीय प्रवासी। तो कतर और भारत के रिश्ते इतने मजबूत रहे हैं। इस हालत में ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा कि हमारे 8 पूर्व नौसेना अधिकारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए जाते हैं, काल कोठरी में रखे जाते हैं। कतर इंटरनेशनल कोवेनेंट्स को धता बता के हमको 15-20 दिन बाद बताता है, हमको कांसुलर एक्सेस देता है उसके बाद, लेकिन हमारी कांसुलर एक्सेस कहाँ फेल होती है, ये मुकदमे में जो लीगल प्रोसेस है उसमें हम कहाँ असफल होते हैं कि बात फांसी तक पहुंच जाती है। तो बहुत सीधा सवाल है कि कतर और भारत, और एक दूसरी बात, जो हमारे जो लगातार संबंध इस्लामिक वर्ल्ड से हैं उसके बारे में दावे हैं बहुत मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की मिडल ईस्ट पॉलिसी के गुण गाए जाते रहे हैं, उनके कई सारे दौरे हैं, उन्होंने बहुत मस्जिदों के भी दौरे किए हैं, सऊदी अरेबिया का दौरा किया है, UAE का दौरा किया है, कतर का खुद दौरा किया है।
लगातार ये बात कही जा रही है, ये दावे किए जा रहे हैं कि गल्फ से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बने, फिर हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे? अगर इतने अच्छे रिश्ते थे तो भारत सरकार अगर जासूसी का आरोप सही हो भी तो भी हाईएस्ट लेवल पे इंटरव्यू क्यों नहीं कर पाई कि क्लीमेंसी दीजिए, क्षमादान दीजिए, हमारे नौसैनिकों को, हमारे पूर्व नौसेना अधिकारियों को वापस भेजिए। कतर और भारत के बीच बीते सिर्फ 2 साल में ये दूसरा बहुत बड़ा कूटनीतिक संकट है। पिछली बार जब आपको याद होगा 2022 में भाजपा की प्रवक्ता, जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा की प्रवक्ता, उस भाजपा के प्रवक्ता अनुप्र शर्मा ने एक लाइव टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी थी, जिसके बाद पूरे अरब वर्ल्ड में बवाल हुआ था, पूरे इस्लामिक जगत में बवाल हुआ था। लेकिन कतर पहला देश था जिसने बहुत गंभीर आपत्ति दर्ज की थी, इंडियन एम्बेसडर को बुला के ड्रेसिंग डाउन दिया था। और उसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने लगभग माफी मांगी थी। नुपुर शर्मा इंडिया की रूलिंग पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन को फ्रिंज एलिमेंट बताया था। वो मुद्दा तो हमने किसी तरह से डाई डाउन करा लिया, उसको तो कंटेन कर लिया, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि इस मुद्दे को हम कैसे कंटेन करेंगे। लेकिन इसमें जो उससे भी बड़ा सवाल इन अधिकारियों से ज्यादा कि इजराइल ने हमारे 8 नौसेना अधिकारियों को, अगर ये आरोप सच है तो, और अगर ये आरोप सच नहीं है तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में फांसी की सजा ऐसे ही नहीं दी जाती। बहुत बड़ी बात है, वो भी 8 लोगों को। तो अगर इजराइल ने हमारे 8 नौसेना अधिकारियों को पोच कर लिया एक साथ, तो ये इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एक बहुत बड़ी चेतावनी, एक बहुत बड़ी धमकी है। आज उसने रिटायर्ड ऑफिसर्स पोच किए हैं, कल वो क्या करेगा हम नहीं जानते। और इसलिए इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, इस बात को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। आगे क्या हो सकता है, इन अधिकारियों का क्या होगा, उसमें कानूनी कार्रवाई का क्या होगा, तो उसमें मोटा मोटा 4 चीज़ें बनती हैं। चूँकि मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट से जुड़ा रहा हूँ, उसके लिए काम किया है, वही मेरी रोजी रोटी रही है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पहला जो कदम होगा, फर्स्ट स्टेप वुड बी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट इंटरवेनिंग इन द कतर लीगल सिस्टम। कतर का जो अपना लीगल सिस्टम है उसमें अपील में जाएगी, ये फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट है, उसके बाद की जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे अपील करेगी। उसमें अगर बात नहीं बनती है, मैं उम्मीद करूँगा कि ये सरकार बात बना लेगी, हाईएस्ट लेवल पे इंटरैक्ट करके, प्रेशराइज करके। लेकिन अगर उसमें बात नहीं बनती है तो कुलभूषण जाधव की तरह यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, जिसमें एक दिक्कत यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जनरली फांसी स्टे कर देती है। आपको याद होगा कि उसने कुलभूषण जाधव की भी फांसी स्टे की थी 2018 में, लेकिन वो रिहाई के आदेश बहुत कम देती है। जाधव जी को जब उनका पाकिस्तान ने जो उनको डेथ सेंटेंस दिया था वो स्टे हुआ था, तो बहुत प्रोपेगेंडा यहाँ किया गया था, ये बात दबा दी गई थी कि वो अभी भी पाकिस्तानी जेल में ही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको रिहा नहीं किया था, तो वो एक खतरा है। तीसरी जो बात है वो ये होगी कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो NGOs हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी है, जिसको अजित डोवाल थर्ड खतरा बताते हैं, दरअसल सबसे ज़्यादा काम उसका बनता है, भूमिका बनती है कि वो लगातार हर मुद्दे पे, हर मोर्चे पे, हर इश्यू पे इन अधिकारियों की रिहाई का मामला उठाए, इसे इंटरनेशनल एक मुद्दा बनाए, इसे एक ह्यूमन राइट्स का मुद्दा बनाए, यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट फोरम्स में ले जाए, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ पॉलिटिकल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है उसके आधार पे UNHRC में इस बात को लेके जाए और कतर सरकार पे दबाव बनाए। फिलहाल मैं इन अधिकारियों की सुरक्षित रिहाई की प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द से जल्द देश लौटें, सुरक्षित लौटें। उनके परिवारों के साथ खड़ा हूँ मैं और भारत सरकार से अपील करता हूँ कि वो अपने बस में जितनी भी चीज़ें संभव है वो करके इन अधिकारियों की रिहाई सुनिश्चित करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और साझा करें। कोई सवाल हो तो पूछें, कोई और मुद्दों पे बात करना चाहते हो तो बताएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।